हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन आज तक आपसे पूछे गए हों यूपी बोर्ड के पेपर में, सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे निचोड़ हम आपके सामने रख रहे हैं और उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं और उस टॉपिक को अच्छे से निचोड़ कर देखा जा रहा है। जो क्वेश्चन बनने लायक है हम आपके सामने रख रहे हैं। आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। ये दूसरा लेक्चर है किसका, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। ये कौन सा वाला लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, ठीक, पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी, प्रकाश क्या होती है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और परावर्तन का नियम क्या होता है, ये चीज हो चुका है। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या देखेंगे, दर्पण यानी मिरर क्या होता है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे, अर्थात दर्पण में क्या क्या चीजें होती है उस पर डिस्कशन होगा। दर्पण के प्रति प्रकाश किरणों का व्यवहार ये देखेंगे कि दर्पण के प्रति प्रकाश किरणें कैसी कैसी व्यवहार करती हैं। फिर प्रतिबिंबों का बनना देखेंगे। प्रतिबिंब का बनना किससे, दर्पण से ही देखा जाएगा। थोड़ी लंबी हो सकती है क्लास, पूरा अच्छे से शिद्दत से बने रहिए। यकीन मानिए क्लास खत्म होते होते 3 नंबर तो आपका बोर्ड में पक्का हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, दर्पण पढ़ते यानी मिरर। ध्यान दीजिएगा, दर्पण यानी मिरर होता क्या है, ध्यान दीजिए। कांच का ही क्या होता है, ये भाग होता है। कांच का क्या होता है, कांच का भाग होता है। ठीक, इसके 2 साइड होंगे। कितने साइड होंगे, 2 साइड। एक साइड मान लीजिए लेप कर दिया जाएगा, ये वाली साइड, ठीक है। एक साइड लेप किया जाएगा और एक साइड कांच को ऐसे ही फ्री छोड़ दिया जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे आप शीशा जिसमें चेहरा आप अपना देखते हैं, ठीक है, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। एक तरफ ऐसे ही कांच दिखाई देगा और एक तरफ लेप लगाया गया होगा। ठीक, तो जिधर लेप लगाया है उधर हम इसे ऐसे इंडिकेट करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, ये लेप वाला पोर्शन हो गया। और इधर वाला क्या है, परावर्तक सतह से बोलेंगे। जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा सतह होगा, परावर्तक सतह। कैसा सतह होगा, परावर्तक। और जिधर लेप लगेगी, किस चीज की लेप लगाते हैं हम लोग, ध्यान रहे, सिल्वर का ना, यानी चांदी का कलई करते हैं, चांदी रंग के कलई करते हैं। ठीक, सिल्वर कलर का कलई किया जाएगा। अब होता क्या है एक्चुअली, परावर्तक सतह ही हमारा मेन है। मेन कौन सा सतह है, परावर्तक सतह। किसके लिए, दर्पण के लिए। अब इसके प्रकार की अगर बात कर ले तो कितने प्रकार के, मेनली 2 प्रकार के। एक समतल दर्पण, ध्यान रहे, एक समतल दर्पण और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। अब देखिए लड़के गलती कहां कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि उनको लगता अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यही प्रकार है, समतल गोली को भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, समतल दर्पण एक प्रकार और दूसरा प्रकार क्या है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार हैं, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण जिसको आप लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, एक उत्तल दर्पण जिसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। इसके 2 पार्ट है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण की अगर बात करें तो वो कैसा दिखेगा, कुछ एकदम प्लेन, सभी बिंदु एक सीध में होंगे, एक साइड कलई कर दिया जाएगा। ये क्या तैयार हो गया, प्लेन मिरर। ये क्या हो गया, समतल दर्पण। खास बात क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक, वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। अभी ये समझ जाएंगे वक्रता त्रिज्या क्या है, क्यों, क्योंकि जैसे दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। गोली दर्पण की बात करें तो कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का क्या होता है, खोखला गोला होता है। खोखला गोला मान लीजिए यही है, जैसे जस्ट लाइक फुटबॉल समझ लीजिए, कांच का होगा। इसको ऐसे 2 भागों में क्या करिए, बांट दीजिए। तो एक ये बन जाएगा और दूसरा वाला ये बन जाएगा। इस पे इधर अंदर की तरफ लेप कर दीजिए और इस पे कहाँ की तरफ कर दीजिए, बाहर की तरफ लेप कर दीजिए। तो देखिए 2 छोर तैयार हो गया, 2 दर्पण यहीं से तैयार हो गया, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। इस साइड वाले को कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इस साइड वाले को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इस साइड वाले को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये वाला क्या साइड है, अवतल दर्पण वाला। अब ध्यान दीजिएगा, यानी जिसका दबा हुआ सतह, देखिए इसका दबा वाला सतह ये वाला परावर्तक सतह होगा वो अवतल दर्पण, और जिसका उभरा वाला सतह परावर्तक सतह होगा उत्तल। ऊ से उभरा हुआ सतह, ऊ से उत्तल, याद रखिएगा। यानी कि ऐसे देखिए, अगर हम देखें तो ये हम कौन सा दर्पण बना दिए, इधर कलई कर दी। बोलिए कौन सा दर्पण,
उत्तल दर्पण। उभरा हुआ सतह, देखिए उभरा वाला सतह ये है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। अभी ऐसे बना के इधर कलई करते हैं, देखिए अब ये वाला कौन सा सतह हो गया? दबा वाला सतह है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। जरूर इसमें अंतर आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब हम लोग क्या देखेंगे? ये दर्पण के प्रकार हो गए। अब दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे। क्या देखेंगे? दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं ना, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा तब समझ जाएंगे। हम कोई भी एक दर्पण ले रहे हैं, चलिए दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अगर हम ये कौन सा दर्पण बना दिए, अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण। कौन सा वाला हो गया? ये अवतल दर्पण। अब ये वाला क्या होगा बताइए? ये उत्तल दर्पण होगा। ये कौन सा वाला हो गया? उत्तल दर्पण। दोनों में समझते चलिएगा। अब पहली बात ये करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है इसमें चेक करें हम लोग। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव को किसे इंडिकेट करते हैं? पी फॉर पोल, पोल मतलब ध्रुव। दर्पण का ध्रुव कहते किसे हैं? मेन पॉइंट है। क्यों मेन पॉइंट है? क्योंकि इसी जगह से सारी दूरियां हम मेजरमेंट करेंगे, सब दूरी यहीं से मापेंगे। तो देखिए किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु, अच्छा हम इसका मध्य बिंदु ढूंढे तो कहां होगा? सोचिए, यहां पे कहीं होगा? तो किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु उसका क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। तो इसका ये वाला पॉइंट पी हो गया, और इसमें कहां पे होगा? सोचिए ये वाला पॉइंट। तो ये जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। अब दूसरी पॉइंट कर ले, सभी दूरियां देखिए इस जगह से नापेंगे। खास बात इसकी यही है, जितनी भी दूरियां मापना हो, वस्तु की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी, सब कहां से नापेंगे? इसी ध्रुव से। दूसरा बात कर लेना वक्रता केंद्र। क्या बात करेंगे? वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता त्रिज्या हम नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? वक्रता केंद्र बोल रहे। तो ये दर्पण का देखिए क्या है? कर्व वाला पोर्शन है कि नहीं? देखिए कर्व जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कर्व किसका होता है? किसी गोले का ही तो कर्व होगा, या वृत्त का कर्व होगा। हम कह रहे हैं इसको पूरी तरीके से ऐसे बदल दीजिए कुछ इस फॉर्म में कि पूरा ये कैसा दिखने लगे? वृत्ताकार। तो कोई ना कोई केंद्र मानेंगे ना लोग, तो वही वाला केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। यही केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। किससे इंडिकेट करेंगे? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यानी किसी भी दर्पण का वह केंद्र जिससे उसको पूरी तरीके से गोलीय दर्पण के रूप में बदल दिया जाए। हम क्या बता रहे थे? ये क्या है? गोली दर्पण ही तो है। इसी के दो भाग थे, एक अवतल दूसरा उत्तल। तो पूरी तरीके से किसमें बदल दीजिए? गोली दर्पण में। बदलने के लिए कोई केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी, और वही केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। किससे इंडिकेट करेंगे? सी से। तो इसका यहां पे हो गया, और इसका भी कहीं यहां पे होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। अब बात करेंगे तीसरा किसकी? मुख्य अक्ष की। किसकी बात करेंगे? मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो ध्रुव आप देख रहे हैं और वक्रता केंद्र देख रहे हैं, इसको मिलाने वाली क्या चीज? रेखा। इसी को मिलाने वाली रेखा, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो इसका यहाँ पे हो गया, और इसका कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसको किसी से इससे इंडिकेट नहीं करते, जरूरी नहीं पड़ती। ठीक, अब अगला ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट हो गए। अब अगर चौथे पॉइंट की बात करें, किसकी? चौथे पॉइंट की। तो अब चलेंगे चौथा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे इंडिकेट करते? कैपिटल आर से इंडिकेट करते। ठीक, तो देखिए वक्रता केंद्र, केंद्र यही है। त्रिज्या क्या होती है? सोचिए, त्रिज्या क्या होती है? परिधि से या चाप से या कर्व से केंद्र के बीच की दूरी, त्रिज्या ही तो होती है। तो यहां चूंकि वक्रता त्रिज्या, बस वही नाम है, वक्रता लग गया। तो यानी कि दर्पण के ध्रुव, हम क्या बोले थे? सब दूरी कहां से नापेंगे? ध्रुव से। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, ये वाली क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। किसे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल आर से। सेम प्रोसेस वहां भी नहीं होगा। ये भी क्या है? कैपिटल आर है, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। बट ध्यान रहे, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक, अब पांचवा अगर देखें, पांचवा देखें तो क्या हो जाएगा? पांचवा, चलिए फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु। अब ये दूरी नहीं लिख रहे हैं, देखिए फोकस बिंदु को लिखेंगे कैपिटल एफ से। अगला है फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी, इसको लिखेंगे स्मॉल एफ से। तो पहले फोकस बिंदु को समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी पर,
पर। कितने दूरी पर? आधे दूरी पर। जो बिंदु होगा वही बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। तो आधा दूरी कहीं यहाँ पे होगी, यहाँ पे कहीं होगी, यही आपका फोकस बिंदु, यही क्या है? फोकस बिंदु। अब दिमाग लगाइए, आधे दूरी पर मतलब आधा दूरी पे, बीचों बीच होगा इसमें। तो अभी हम कहें फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए ये वाली बात, फोकस दूरी क्या होती है। तो इसी हम क्या बताए थे, सब दूरी कहां से नापेंगे? ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होगी यानी ये वाली, ये क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और इसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे। देख लीजिए, अब अगर हम कहें, ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि इस एफ की वैल्यू कितनी होगी तो आप क्या कहिएगा? r/2। क्यों कहिएगा? क्यों कहिएगा? क्योंकि ध्यान दीजिए हम क्या कहें कि पूरा r है वक्रता त्रिज्या और इसी की आधे दूरी पर फोकस बिंदु होता है। तो जब आधे दूरी पर फोकस बिंदु है और फोकस दूरी वही है ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, तो ये आधे तो होगा वक्रता त्रिज्या का। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या का आधा r/2 किसके बराबर? फोकस दूरी के बराबर। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो फोकस दूरी समझ गए, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। इसमें कहां पे होगा फोकस? यहां पे होगा बीचों बीच, और यहां से ये दूरी क्या होगी? फोकस दूरी स्मॉल f। कोई दिक्कत? तो ये कुछ मेन तथ्य थे। एक पॉइंट और है, फोकस तल। कौन सा तल? फोकस तल। ये कौन सा वाला है? चलिए, ये 5 नंबर, 6 नंबर, और ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 7 नंबर। तो फोकस तल की बात कर रहे हैं, यानी फोकल प्लेन। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इसी फोकस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? इसी फोकस बिंदु पर हाई हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। फोकस बिंदु पर ही मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष ये है और इसके लंबवत ये अक्ष। तो फोकस बिंदु पर ही हाई मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होगा यही तल क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी किससे संबंधित? दर्पण से संबंधित, हम आपके सामने प्रकट कर दिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो पीछे जाकर देखिए, चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब आगे क्या देखते हैं? अब देखेंगे दर्पण के प्रति प्रकाश किरणों का व्यवहार देखेंगे। ध्यान दीजिए, अब क्या देखेंगे? दर्पण के प्रति प्रकाश किरणों का व्यवहार ना, दर्पण के प्रति प्रकाश किरणों का व्यवहार, प्रकाश किरणों का व्यवहार। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात, हमारे पास कितने प्रकार के दर्पण है? 2 प्रकार के। एक ये हो गया, कौन सा वाला? अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। और दूसरा क्या होगा हमारे पास? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण, ये हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। समझने की कोशिश करिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये चीज ना पता होगा ना, ये चीज ना पता होगा तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, प्रतिबिंबों का बनाना एक भी नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल आपको रटना पड़ेगा फिर, और रटने वाली चीजें आपको पता ही है, कुछ दिनों बाद क्या होंगी? भूल जाएंगी। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण यहाँ पे होगा ध्रुव, बोलिए होगा कि नहीं होगा? और ये वाली चीज क्या है? मुख्य अक्ष। याद करिए, ये दोनों बात क्या है? मुख्य अक्ष। अभी जस्ट बताए हैं, मुख्य अक्ष। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या होगा इसका? वक्रता केंद्र। और बीच में क्या होगा इसके? फोकस बिंदु। इतने पॉइंट तो होंगे ही होंगे, और इतने पॉइंट्स आपको भी याद होने चाहिए। ठीक, इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु कहाँ होता है, ध्रुव कहाँ पे होता है, 3 चीज तो हमेशा आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगर पहली बात करें कि दर्पण के प्रति प्रकाश किरणें किस प्रकार का व्यवहार करती है। अगर हम कहें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सा है? ना, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आके कहां टकरा रही है? दर्पण से। तो ये जैसे ही दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तित होगी, क्योंकि दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। लेंस क्या करता है? अपवर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा, लेंस अपवर्तित करेगा जबकि दर्पण क्या करेगा? परावर्तित करेगा। लेंस से प्रकाश आर पार जाके अपना डायरेक्शन केवल बदलेगी, रास्ता बदलेगी चलने का, लेकिन आर पार चली जाएगी। क्या दर्पण में आर पार चली जाती है क्या? नहीं, इसके इधर नहीं जाएगी। कहाँ आएगी? जब भी आएगी इधर ही रहेगी, चाहे इधर चली जाए, चाहे इधर चली जाए, चाहे कहाँ, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ जाएगी। लेकिन कुछ प्रकाश किरणें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि वो किधर से जाएंगी, क्योंकि उसी को खींच के हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण जा रही है, किससे टकरा रही है? दर्पण से अगर टकरा रही है ना,
तो जैसे इसे टकरा के परावर्तित होगी ये कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से चली जाएगी। पहला चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद इसके फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखे तो इस वाले में देखे तब क्या होगा, इस वाले में देखे मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब दिमाग लगाइएगा, दोनों हम फिगर इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों जगह कंफ्यूजन ना हो। अब दिमाग लगाइएगा, क्या इस पर प्रकाश जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर कलई हुई है। हम अभी बोले प्रकाश आर पर नहीं जाएगा, टकरा के वापस जाएगा। लेकिन हम ये भी अभी बोले हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो उसके फोकस से जाएगा। अब फोकस तो इसका हो गया इधर, अब कैसे जाएगा, तो हम मानेंगे कि यहां से क्या कर रहा है, जा रहा होगा, बट ले नहीं जाएंगे। देखिए इसीलिए डाट डाट खींच रहे हैं। फिर कहां पे खींचेंगे, यहीं पे रखिएगा स्केल अपना और कहां खींच लीजिएगा, अगर पीछे की तरफ, इधर जाएगी प्रकाश टकरा के, लेकिन जाती हुई कहां से प्रतीत होगी, फोकस से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हमेशा कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होके फोकस से जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2 अगर कहें कि अगर कोई प्रकाश किरण कहां से जाए, फोकस से जाए, कुछ इस तरह से फोकस से जाए, तो ये क्या होगी, जैसे दर्पण से परावर्तित होगी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के कैसे चली जाएगी, समांतर। दिमाग लगाइए, हम क्या कहें, समांतर था तो फोकस से, फोकस से था तो कैसे, समांतर, दोनों आपस में उल्टा हो गए। एक तो याद हो जाएगा, एक याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि अगर आप फोकस से भेजिएगा प्रकाश किरण को, कहां से भेजिएगा, फोकस से कुछ इस प्रकार से भेजिएगा, डाट डाट ये है तो उधर नहीं जाएगा। तो जैसे यहाँ पे टकराएगा ना, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, इस तरह समांतर हो जाएगा। इधर ही वापस आना है इसको, उधर नहीं समांतर होगा, तो उधर कहां जाएगा। तो ये 2 तरह की किरणें हम बता दिए आपको, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, अब फोकस से गया तो मुख्य अक्ष के समांतर। एक आखिरी वाला दिमाग लगाइएगा, एक आखिरी, कि अगर प्रकाश किरण इस सी के जगह से जाकर दर्पण से टकरा रही है, कहां से, सी यानी वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से दर्पण से जाके टकराएगी तो पुनः उसी रास्ते पे वापस जाएगी। पुनः मतलब ऐसे गई तो यहीं से फिर से वही रास्ता पकड़ के जाएगी। मतलब ये अगर ऐसे गई सी से तो फिर से इसी रास्ते पे वापस जाएगी, बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे ना इस पर सी, कहाँ पे, दर्पण पे, तो ये 90 डिग्री पे टकराएगा भी और 90 डिग्री पे वापस भी जाएगा। अगर आप दिमाग लगाइए तो याद होगा आपको परावर्तन का नियम। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये था आपतित किरण, ये था परावर्तित किरण और ये क्या था, अभिलंब। तो जितना आपतन कोण था उतना ही क्या था, परावर्तन कोण, बोलिए था ना। तो अब दिमाग लगाइए, हम कह रहे हैं यहीं से प्रकाश किरण हम भेज रहे हैं सीधे सीधे 90 डिग्री पे। तो बताइए अगर अभिलंब ये था, अगर अभिलंब ये है तो अभिलंब और आपतित किरण भी यही हो गया, बोलिए, अभिलंब भी वही, आपतित किरण भी वही, तो कोण कितना, 0 डिग्री। तो फिर से वापस जाएगा तो कितने डिग्री से, 0 डिग्री से, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जितने डिग्री पे आया उतने डिग्री से यहाँ क्या होगा, वापस जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो चीजों को समझने में समस्या आ सकती है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, प्रतिबिंब का बनना। तो इससे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। अब देखते हैं ना प्रतिबिंब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमेज। अब आपके बुक में कहीं कहीं लिखा होगा बिंब, कहीं कहीं क्या लिखा होगा, बिंब। बिंब मतलब होता क्या है, वस्तु। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। ध्यान दीजिएगा इसको, बिंब मतलब वस्तु, और वस्तु की प्रति को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब वस्तु की प्रति ही क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो वस्तु की प्रति होगी वही क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक वास्तविक होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, आभासी मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, खास बात क्या है, इनके अंतर की अगर बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। हमेशा कैसा होगा, उल्टा। तो आज के लिए क्वेश्चन एक बेहतरीन रहेगा आपके लिए, 2 क्वेश्चन। लास्ट में तो जो पूछते हैं क्वेश्चन वो तो पूछा जाएगा। अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर छापेंगे कि जो हमारी आंख है, आंख के किस पोर्शन पे या किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा इसको। तो ध्यान दीजिए,
वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, और आभासी कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा। पहला अंतर है। अंतर नंबर 2 की अगर बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर बना सकते हैं, पर्दे पर बनता है, ठीक है, और ये पर्दे पर नहीं बनता है। मतलब आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनेगा, केवल आभास होगा कि प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा अगर बात कर लें तो यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तव में प्रकाश किरणें मिलेंगी तभी, वास्तव में प्रकाश किरणों का मिलने पर, प्रकाश किरणों के मिलने पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है, किसका, वास्तविक प्रतिबिंब का। यहाँ पर वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिलेंगी, वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिलेंगी, तब भी इसका निर्माण हो जाएगा। वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिलती, ठीक, इसके निर्माण में, किसके, आभासी प्रतिबिंब के। आपको बस 2 तथ्य याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और ये पर्दे पर नहीं बन सकता है, और इसमें उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब और ये पर्दे पर बन सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे बढ़ के जाएंगे, यहाँ पे कि प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, और गोलीय दर्पण में 2 होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो पहले हम किससे देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कितने स्थितियों में बनता है, कौन कौन सी स्थिति संभव है, वो सब पे अभी चर्चा होगी। चलिए पहले किससे देखते हैं, पहले अवतल दर्पण द्वारा देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। कैसा होगा अवतल दर्पण, पहले टोटल चेक करते कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा। चलिए ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक, और ये वाला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष, और यहाँ पे क्या है, ध्रुव, यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र। ध्यान रहे जब भी फिगर बनाइएगा ना, ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जितने पे ये होता है उतने पे ये, क्यों, क्योंकि ये जो टोटल वक्रता त्रिज्या है इसके आधे दूरी पर ही फोकस बिंदु होता है, तभी आपका फिगर सही बनेगा, अन्यथा हमेशा गलत बनेगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं कितने स्थिति में प्रतिबिंब बन सकता है। तो 2-3 चीजें दिमाग में रखिएगा, प्रकाश किरणों का व्यवहार पहला चीज, दूसरा कि इसमें ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये पॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ना, हम एकदम बेसिक बता रहे हैं, अगर जिसको ना भी बनाना आता होगा ना, बनाना सीख जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात है, कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा। हम कह रहे हैं जब भी प्रतिबिंब बनेगा आप परावर्तक सतह के सामने रखेंगे वस्तु को, तभी बनेगा। ये कौन सा सतह है, परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है आपकी, जिससे प्रकाश किरणें टकरा के वापस जाती है, वो परावर्तक सतह। और इधर वाली कलाई वाली सतह है। तो इधर हम क्या कह रहे हैं, शीशा को उल्टा करके देखिएगा, कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि उधर कलाई हुआ है, उधर परावर्तक सतह नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक पॉइंट इनफाइनाइट मान लेते हैं, अनंत वाला, अनंत बिंदु। तो एक बार वस्तु को अगर हम कहें कि अनंत पे रख दें, दर्पण के सामने कहाँ पे, अनंत पे रख दें, बहुत दूर, जैसे सूरज चांद तारे, अनंत पे, तो एक स्थिति तो यह बन जाएगी। एक बार हम कहें इनके और इनके बीच में, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी एक बार रख दीजिए, ये दूसरी स्थिति हो गई। एक बार कहाँ पे रख दें, तीसरी स्थिति, यहीं पे वक्रता केंद्र पे ही रख दें, तीसरी स्थिति। एक बार कहाँ रख दें, इसके बीच में, चौथी स्थिति हो गई। बीच में मतलब ये नहीं कि बीचों बीच, यहाँ भी रख सकते हैं आप, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, मतलब इनके बीच में होना चाहिए। 4 स्थिति। 5वीं कहाँ पे रख दीजिए, फोकस पे ही रख दीजिए, 5वां स्थिति तैयार। 6वां कहाँ रख दीजिए, इसके और इसके बीच में। 7वां क्या इसी पे रखते हैं, नहीं, दर्पण का ध्रुव दर्पण के अंदर होगा, है ना, उसके पास रख के क्या, उसके थोड़ा सा दूर रखेंगे तो स्थिति कौन सी वाली बन जानी, यही वाली बन जानी, ठीक है। तो टोटल कितने स्थितियों में प्रतिबिंब बनेगा, 6 स्थितियों में, और हम लोग 6 को अभी देखेंगे और इसी क्लास में देखेंगे ना। चलिए पहला देखने की कोशिश करें। चलिए पहला स्थिति देखेंगे, जब वस्तु कहां पर हो। देखिए पहली स्थिति, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर है वस्तु। ध्यान रहे पहला कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अभी सब बता रहे, सब समझ रहे हैं। चलिए ये कौन सा दर्पण हम बना के रख दिए, अवतल दर्पण तैयार, अवतल दर्पण तैयार। ये इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या होगा, इसका ध्रुव, क्या होगा, ध्रुव होगा। और यहाँ पे इसका होगा फोकस, और यहाँ पे इसका होगा वक्रता केंद्र, और ये वाला पॉइंट होगा इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, अनंत से प्रकाश किरणों को भेजेंगे। कहां से भेजेंगे, अनंत से।
और हमेशा याद रखिएगा कि अनंत से जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी, हम पिछले क्लास में जरूर बताए होंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज में कि जब प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आके टकरा रही हैं और ये जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर आके टकराएंगी, अभी जस्ट बताए थे कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो इसके कहाँ से चली जाएंगी, फोकस से ये चली गई और जहां पे ये दोनों कटेंगी आपस में मिलेंगी, कम से कम 2 प्रकाश किरणों को आपको भेजना है। देखिए एक ऊपर भेज दिए एक नीचे, इस केस में, अभी अगले केस में बदल जाएगी बातें। तो जहां पे इनका कटान बिंदु या जहां पे ये मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। और दिमाग लगाइए ये वास्तव में आके मिल रही हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जैसे वो वाला फिगर था, याद करिए, जो हम क्या बता रहे थे कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो इधर नहीं जाता, इधर डाट डट करके दिखाते, उधर जबरी भेज रहे हैं, वास्तव में जा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे वास्तव में जा रहा है। तो इस केस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तव में जा रहा है तो वास्तविक, ध्यान दीजिए, वास्तविक कामा उल्टा, कहां से उल्टा लिख दिए, उल्टा कहां से लिख दिए, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और क्या इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिखाई दे रही है, क्या पॉइंट के रूप में दिख रहा है। तो वास्तविक उल्टा बहुत छोटा, बहुत छोटा, कितना छोटा, बिंदु के आकार, बहुत छोटा, कितना छोटा, बिंदु आकार का। वास्तविक उल्टा बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का, और कहां पे बन रहा है, इसी फोकस पर, और फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। तो प्रकृति हो गया वास्तविक उल्टा, और स्थिति कहां पे बताइएगा कि फोकस पर बनता है। तो ये पहला केस था, केस नंबर अब 2 देखते। दूसरा केस क्या होगा, पहला केस तो हो गया जब वस्तु कहां पे थी, अनंत पे। दूसरा केस क्या होगा, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में, सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच में। पहला केस अनंत पे था, दूसरा जब वस्तु कहां पे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये रहा हमारे पास एक दर्पण, और यहाँ पे रहा ध्रुव, यहाँ पे होगा फोकस, यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र, और ये होगा इनफाइनाइट वाला पॉइंट। कहां पे वस्तु को रखना, इस पे हो चुका है, अभी कहां रखना, इसके और इसके बीच में, यहाँ पे रखना है वस्तु को। अब देखिए आपको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। वस्तु का नाम क्या है, AB। अनंत पे वस्तु है, क्या स्पष्टता दिखेगी। अब हमेशा जब भी रखिएगा मुख्य अक्ष के कहां, ऊपर वस्तु रखी जाएगी। अब आपको वस्तु भी अच्छे से दिखेगी और प्रतिबिंब भी अच्छे से दिखेगा। चलिए मुख्य अक्ष के कहां से भेज रहे हैं प्रकाश किरण को, समांतर। कहां से भेज दिए, समांतर। कहां से जाएगी, अभी जस्ट तो बताया फोकस से होके, देखिए फोकस से चली गई। अब दूसरा कहां से भेज दें, 3 तरह की बातें आपको पता है। मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से भेजिएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, सी से भेजिएगा तो उसी रास्ते पे यूटर्न। तो चाहे आप जहां से भेज लीजिए। चलिए हम कहां से भेज दे रहे हैं, दूसरे वाले को सी से भेज रहे हैं। कहां से भेज रहे हैं, सी से भेज रहे हैं। अगर आप सी से भेजिएगा, दिमाग लगाइए, सी से अगर भेजेंगे तो क्या होगा, इसी रास्ते पे पुनः वो यू टर्न लेगा। अब कहिएगा तो धड़पड़ ही छोटा पड़ने लगा, धड़पड़ को बड़ा कर लीजिए, है ना। हाँ ठीक, तो सी से भेजेंगे तो कहां से आ गया, इसी रास्ते पे पुनः क्या करेगा, वापस चला जाएगा। जिस रास्ते से आया वही रास्ता क्या करेगा, वापस ले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहाँ पे जहां देखिए कटान बिंदु यही है, टकराने के बाद का कटान बिंदु ढूंढिएगा। ये टकरा के देखिए यहाँ आया ये पॉइंट, और ये भी गया तो यहीं से गया तो ये पॉइंट, यही टकरान जहां पे टकराएंगे दोनों प्रकाश किरणें, उसी कटान बिंदु से मुख्य अक्ष यही है, इसी पे लंब खींच दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब को डैश से लिखते तो A डैश B डैश। अब देखिएगा, अब इसकी प्रकृति क्या लिखिएगा कि जब वस्तु कहां पे थी, अनंत और सी के बीच में। तब बताइए वास्तव में कट रही है प्रकाश किरणें कि हम जबरदस्ती कटवाए हैं, वास्तव में कट रही है। तो वास्तविक, अच्छा अब देखिए ऐसे था, वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब उलट के कैसे बन रहा है, ऐसे देखिए। तो वास्तविक हमेशा उल्टा ही तो होता है, देखिए यहां दिख भी रहा है। तो वास्तविक उल्टा, बताइए वस्तु बड़ा दिख रहा है कि प्रतिबिंब, कहेंगे वस्तु। तो वस्तु से बताइए प्रतिबिंब क्या, छोटा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा कहां पे बन रहा है, तो सी और यक्ष के बीच में। जब अनंत पे था तो फोकस पर, और जैसे ही अनंत और सी के बीच में आप गए तनी सी आगे, प्रतिबिंब भी तनी सी कहां भागा, इधर।
और आगे जाइएगा और भागेगा, और आगे जाइएगा भाग जाएगा, उल्टा चलता रहेगा। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ये दूसरी वाली स्थिति है। अब तीसरी देखते हैं, तीसरी कहाँ पे रख दें, जब वस्तु कहाँ पे हो, किसके किसके बीच में, सीधे सीधे जब वस्तु सी पर। अभी तीसरा केस कहाँ पे, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु सी पर हो। तीसरा केस अभी कहाँ पे रखना है, वस्तु को सी पर। चलिए तीसरा केस देखते हैं कि जब वस्तु को कहाँ रख देंगे, वक्रता केंद्र पर। ध्यान रहे ये हमारे पास एक दर्पण है, कौन सा वाला दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, फोकस, और यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र है। ध्यान रहे ये दूरी और ये दूरी लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक, बनाते वक्त इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे वस्तु रखना है, इस बार कहाँ पे रखना है, वक्रता केंद्र पर। नामकरण कर दीजिए वस्तु का ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर भेजिएगा तो कहाँ से जाएगा, अभी जस्ट 100 बार बता चुके हैं, कहाँ से, फोकस से। दूसरा कहाँ से भेज दीजिएगा, इसी फोकस से भेज दीजिए। वक्रता केंद्र से मत भेजिएगा, क्योंकि जहां पे वो वस्तु है वहां वक्रता केंद्र है, तो आगे से भेज दीजिए, आपके पास ऑप्शन है। तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कैसे हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, कहाँ पे प्रकाश की किरणें कट रही हैं, यहाँ नहीं कट रही, यहाँ से तो हम भेज रहे हैं, कट कहाँ रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे दोनों मिल गए। तो यहीं से क्या करिएगा, इसी पे लंब खींच दीजिएगा, किस पे, मुख्य अक्ष पे। तो ये हमारी क्या तैयार होगी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब ध्यान से देखिएगा तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा क्या, प्रतिबिंब। अच्छा हम आपके सामने ही तो बना रहे हैं, जो बन रहा है वही हम भी बता रहे हैं। आप भी जब बनाइएगा ना तो ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल गलत नहीं बनेगा। तो वास्तव में मिल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, और देखिए वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे उलट के बना है, तो वास्तविक उल्टा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। और वस्तु से छोटा कि बड़ा, ना छोटा ना बड़ा, वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। कहाँ पे है, जहां पे वस्तु वहां पे प्रतिबिंब यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये 3 केस हो गए। अब चौथा केस क्या होगा, जब वस्तु को कहाँ रखते, सी और एफ के बीच में। जब वस्तु सी और एफ के कहाँ हो, सी और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो। अच्छा, सी और एफ मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। चलिए वो स्थिति भी देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक दर्पण तैयार हो गया बनके, कौन सा वाला, अवतल दर्पण। ये क्या होगा, इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव, यहाँ पे क्या होगा, फोकस, और यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र। ध्यान रहे दूरी लगभग क्या लीजिएगा, दूरी लगभग समान, तभी स्पष्ट बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। चलिए कहाँ पे रखना है, इसके बीच में, सी और एफ के बीच में वस्तु को रखना है। चलिए हम रख दे रहे हैं, कहाँ पे रख दिए, यहाँ पे सी और एफ के बीच में, नामकरण कर दीजिए ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगा, इसके फोकस से होकर चला जाएगा। कहाँ से आएगा, इसके फोकस से जाएगा। दूसरा कहाँ से भेज दीजिए, इसी फोकस से ही भेजिए। फोकस से जैसे भेजिएगा ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर। कटान बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे इससे पे क्या खींच दीजिएगा, एक लंब, किस पे, मुख्य अक्ष पे। तैयार क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। बताइए वास्तव में कटा, वास्तविक उल्टा, देखिए सीधे सीधे उल्टा दिख रहा है, क्या वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, अब दिख रहा होगा यार बड़ा है। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, और कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाद में, वक्रता केंद्र और कहाँ पे, अनंत के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो देखिए याद रखिए, जैसे जैसे हम लोग नजदीक जा रहे हैं प्रतिबिंब वैसे वैसे क्रमशः क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी दूर जा रहा है। अब पांचवा केस देखते हैं। पांचवा केस में क्या होगा, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु एफ पर हो। पांचवा केस, जब वस्तु कहां पे हो, एफ पर हो। जब वस्तु एफ पर हो, अब याद करिए, जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर, और जब फोकस पे रखिएगा ना तो कहां बनेगा, अनंत पर। चलिए जब वस्तु कहां पर हो, एफ पर हो, इसको भी अभी तुरंत देख लेते हैं। बस अगर समझ गए होंगे तो सही है, नहीं समझे तो एक बार इसको और क्लास देख लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए ये क्या है, एफ आपका ध्रुव हो गया पी, और यहाँ पे होगा फोकस आपका एफ, और यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र सी। दूरी लगभग समान लीजिएगा, फिगर सही से बनेगा। कहाँ पे रख दें, एफ पे रख दें। चलिए एफ पे रख दिए, वस्तु का नामकरण कर दीजिए ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर बोलिए कहां से जाएगा, फोकस से ही ले जाइए। फोकस से हम भेजे नहीं है, फोकस से वो जा रहा है, हम तो भेजे मुख्य अक्ष के समांतर। अब दूसरा कहां से भेजें, कम से कम 2 चाहिए। हम क्या बोले, कम से कम 2 चाहिए। अब दिमाग लगाइए, अगर आप सी से भेजना चाहते हैं तो ऐसे भेज के ऐसे सीधे कर सकते हैं,
ये भी हो जाएगा। या फिर अगर आप ध्रुव से भेजना चाहते हैं तो ध्रुव के बारे में तो हम बताया नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिए कि जितने डिग्री पे ये टकराएगा उतने डिग्री से वापस जाएगा। कौन बताया? परावर्तन का नियम। चलिए यही वाला कोण से हम क्या कर रहे हैं, इधर ये भेज दे रहे हैं और आप देख पाएंगे कि इतने कोण से हम फिर से इसे वापस भेज दिए और ये दोनों प्रकाश किरणें क्या है? समांतर है। दोनों प्रकाश किरणें क्या हो गई? समांतर। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कहाँ पे काटेंगी? अनंत पे। दो समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पे मिलती हैं, ये माना जाता है। तो अनंत पे मिलेंगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक ही बनेगा। कैसा? वास्तविक। और उल्टा, अब दिमाग लगाइए, वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा? अरे अनंत पे काटेगा, जितना दूर ये जाइएगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे तो वास्तविक, उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा ना। और कैसा बनेगा? वास्तविक बन गया, उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। और कहां पे? अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर। तो ये केस है कौन सा वाला? पांचवा वाला, जब वस्तु कहां पर हो? यप पर। अच्छा, अनंत पे था तो फोकस पे बना, फोकस पे है तो अनंत पे, जस्ट उल्टा। ठीक है। तो अब आखिरी देख लेते हैं, जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु यफ और ध्रुव के बीच में, तो लास्ट केस। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब वस्तु एफ व पी के बीच में हो। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? कि जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में हो। ये देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये रहा दर्पण और ये रहा मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया ध्रुव और यहाँ पे होगा फोकस। तो हम चाहे ऐसे लिख दें, फोकस और ध्रुव के बीच, चाहे फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु है। चलिए, वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। क्या कर रहे हैं हम? कहाँ पे रखना है? लास्ट केस, इसके इसके बीच में। चलिए यहाँ रख दे रहे हैं, वस्तु नामकरण कर दे रहे हैं ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर, बोलिए कहाँ से जाएगा? फोकस से। फोकस से ऐसे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वस्तु वहां रखी है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा कहां से भेजिएगा? दूसरा कहां से भेजें? यही ऑप्शन है, कहां से भेज दीजिए? इसके ध्रुव से। ध्रुव से भेजिएगा ना, तो कहां से जाएगा? दिमाग लगाइए, जितने डिग्री से जाएगा उतने डिग्री से वापस। अब दिमाग लगाइए, ये दोनों प्रकाश किरणों को आप ध्यान से देखिएगा ना, तो दोनों प्रकाश किरणें आगे देखिए, जैसे जैसे क्रमशः जा रही है, देखिए फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। कहां की तरफ इसको खींचिए? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जब खींचिएगा ना, की तरफ इसको खींच लीजिए, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि इधर तो नहीं मिलेगा, इधर कभी नहीं मिलेगा। कहां की तरफ बढ़ाएंगे? पीछे की तरफ। देखिए इधर ऐसे ऐसे आगे ले जाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिल गई। अब यहीं से क्या कीजिएगा? यहाँ पे लंबे डाल दीजिएगा, तो ये क्या बन गया? आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब दिमाग लगाइए, अब दिमाग लगाइए, देखिए सीधा हो गया। सीधा हो गया क्योंकि ये आभासी हम जबरदस्ती उधर ले जाके मिलवा रहे हैं। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। अब अच्छा बताइए, वस्तु से छोटा है कि बड़ा? वस्तु से बड़ा है। कहां पे बना? दर्पण के पीछे। तो आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के कहां पे? पीछे। ये आखिरी वाला केस था, और आखिरी वाला केस ही अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरी वाले में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा हम लोग 6 स्थिति में प्रतिबिंब का बनना देख लिए। अब उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, उसमें 2 ही स्थितियां हैं, उसको अगले क्लास में निपटा लेंगे। चलिए आज अब आखिरी बात क्या कर लेते हैं कि प्रश्न पिछला क्या पूछा गया था और आज का क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो आज का पूछ दिए हैं कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। अब ध्यान दीजिए, जो कल वाला क्वेश्चन था, कल वाला क्वेश्चन ये था कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है ना। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। अच्छा, चीनी का क्या सूत्र होता है? C12H22O11। ये चीनी का हो गया और ये किसका हो गया? ग्लूकोज का। तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्लूकोज का सूत्र है और ये चीनी का सूत्र है, दोनों को जरूर याद रखिएगा। और आज का क्वेश्चन आपके लिए यही है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और जब तक कि पूरी तरीके से हमारा पेपर बीत न जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।